नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के विज्ञान के प्रश्नोत्तरी में स्वागत है आप सभी का। पहला सेशन आपने देखा, 50 प्रश्नों का हमने कल अध्ययन किया था और उसी 50 प्रश्नों के बाद की जो सीरीज है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्रयास आज का यही रहेगा कि कम से कम इस सेशन में हम 100 प्रश्नों को देख सकें, क्योंकि यदि हम 100 प्रश्न से कम देखते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमें अचीव नहीं होता है। क्योंकि लगभग 7 दिन हमारे पास हैं, 6 से 7 दिन है और इन्हीं 6 से 7 दिनों में 700 से 800 प्रश्न हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो यदि हमारा लक्ष्य बड़ा है तो हमें थोड़ा सा प्रत्येक दिन की जो क्लास है उसमें प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ानी पड़ेगी। और प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सीख सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को, जो फैक्ट हैं प्रश्नों से संबंधित, उनको याद कर सकें। और इसके अतिरिक्त प्रयास यह भी सभी का होना चाहिए, सभी का प्रयास यह होना चाहिए कि जब आप इस सेशन को देखते हो तो यहाँ पे सोचना नहीं है, समझना नहीं है, आप प्रश्न देखो और फास्ट और क्विक उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, क्योंकि ये सेशन जो है वो डिस्कशन को लेकर नहीं है। और याद रखिएगा, आपको लेकर, आपके लिए विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो थ्योरी के रूप में भी मैं कराऊंगा, उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान के अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको थ्योरी के रूप में अब की बार कराने वाला हूं, तो उसके लिए भी आपको वहां से मदद मिलेगी। पहले सप्ताह तक इसको हमारा प्रयास रहेगा हम इसको समाप्त कर लें, और पहले सप्ताह तक जब हम इसको समाप्त कर लेंगे तो आप जानते हैं मुख्य परीक्षा का जो बर्डन है वो समाप्त हो जाएगा। और मुख्य परीक्षा का जब बर्डन समाप्त हो जाएगा तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम प्रारंभिक परीक्षा को लेकर 100% काम कर सकें, 100% चीजें हम प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में कर सकें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला बोला जा रहा है, यहाँ पे ईस्ट की बात हो रही है, बोला जा रहा है ईस्ट एक क्या है, बताइएगा। ईस्ट एक है क्या? बायोफाइटा, कवक, शैवाल या जीवाणु। ईस्ट क्या है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। ईस्ट है क्या ये आपको बताना है। याद रखिएगा एस टी लिखा है, एस टी नहीं, मतलब ईस्ट की बात हो रही है, टाइपिंग एरर है, इग्नोर करना है। यहाँ पे ईस्ट की बात हो रही है तो आपको बता दें ईस्ट एक कवक है। बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, बताइएगा। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उथोरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, संरक्षण के रूप में कार्य करता है, इससे स्वादिष्ट बनता है। बताइएगा, ब्रेड बनाने में किया जाने वाला जो खमीर है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे कथनों पर विचार करना है। चलिए अपना जवाब बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। याद रखना है हमें कि हमें फास्ट जवाब देना है, क्विक रिस्पॉन्स करना है यहाँ पे। चलिए प्रश्न संख्या 52 के लिए जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 52 के लिए जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, याद रखिएगा, यहाँ पे है उत्प्रेरक। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये है उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक की बात हो रही है। यहाँ पे उठोरक लिखा है, इसको इग्नोर करिएगा। उत्प्रेरक की बात हो रही है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, संरक्षक के रूप में कार्य करता है, या इससे स्वादिष्ट बना देता है। इसे स्वादिष्ट, इसे स्वादिष्ट बना देता है, आपको बताना है। देखो टाइपिंग एरर है, उसको हमें समझना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो ब्रेड बनाने में यदि हम बात किया जाए तो इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर है ये क्या करता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। तो खमीर क्या है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, बताइएगा। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। 4 विकल्प इसमें हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। बताइएगा, इनमें से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता था? कौन कौन से विकल्प हैं? प्लाज्मोडियम, अमीबा, ईस्ट या पैरामीशियम। इनमें से कौन से हैं जिनको हम बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार करते हैं? तो याद रखिएगा, जो ईस्ट है इसके तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो बॉन्डिंग की प्रक्रिया है। बॉन्डिंग के माध्यम से हम इसको तैयार करते हैं। चलिए इसको बताइएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? फास्ट जवाब दीजिएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? बताइएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? याद रखना है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। याद रखना है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? बताइएगा, प्रतिजीव
पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? चार विकल्प यहाँ आपके पास हैं। इन चार विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। किससे प्राप्त होता है? कृत्रिम प्रोसेस से, एक जीवाणु से, कवक से, या विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्रतिजीव पेनिसिलिन की। और प्रतिजीव पेनिसिलिन की जब आप बात करते हो, इसको तैयार किया जाता है कवक से। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। इसको बताइए, अल्फा विष किससे बनते हैं? अल्फा विष किससे बनते हैं आपको बताना है। फास्ट जवाब, अल्फा विष किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं, शैवाल से बनते हैं, जीवाणु से बनते हैं, या विषाणु से बनते हैं? अल्फा विष किससे बनते हैं आपको बताना है। चलिए बताइएगा, अल्फा विष किससे बनते हैं? फास्ट जवाब, अल्फा विष किससे बनते हैं आपको बताना है। कवक से, शैवाल से, जीवाणु से, या विषाणु से? ये किससे बनते हैं आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब, प्रश्न संख्या 56 का जवाब दीजिएगा। अल्फा विष किससे बनते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पे अफ्ला विष की बात हो रही है। और अफ्ला विष की जब बात करते हैं, इसमें आपको याद रखना है कि अफ्ला विष जो होता है ये कवक से बनता है। ठीक है, अफ्ला विष जो है इसका निर्माण कवक से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी बताइएगा। देखो, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है, क्विक रिस्पॉन्स करना है। जैसे ही आपको प्रश्न दिखे आपको तुरंत उसका जवाब देना है। ठीक है, समझना नहीं है, इसमें सोचना नहीं है। 2 बार प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पे है टाइपिंग एरर है, रंग नहीं ये रोग है। ठीक है, ये रोग है। ठीक है, रोग, खुजली का रोग, इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है आपको बताना है। इसके बीच जो रोग है उसका कारण क्या है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इसके बीच का कारण क्या है आपको बताना है। चले, इसके बीच का कारण क्या है? देखो, यहाँ पे 4 विकल्प है ना। जीवाणु है, सूक्ष्म कीट है, कवक है, प्रोटोजोआ है। तो इसमें यदि हम बात करें इसके बीच का कारण क्या है, तो याद रखिएगा इसके बीच का जो कारण है वो है कवक। ठीक है, कवक जो है इसके बीच का कारण है, याद रखना है। 57, प्रश्न संख्या 57 याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। लाइकेन जो एक, याद रखिएगा इस प्रश्न को, सबसे पहले कोई भी प्रश्न जो आपके पास जाए उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं आपको बताना है। चलिए, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं बताइएगा। फास्ट जवाब, चलिए याद रखना है इसका सही उत्तर होगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के ये सहजीवी साहचर्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं बताइएगा। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं आपको बताना है। चलिए बताइएगा, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। 4 विकल्प यहाँ पे है, कार्टिकोल्स, लिग्निकोल्स, टेरिकोल्स, या सेक्सिकोल्स। इनमें से आपको जवाब देना है। देखो, इसका सही उत्तर है डी विकल्प, सेक्सिकोल्स बोलते हैं इसको। याद रखिएगा, जो आपका टारगेट प्रारंभ हो रहा है, जो आपकी टारगेट प्रारंभ हो रहे हैं विशेष रूप से 1 जनवरी से, उसको भी आपको 100% करना है और इस क्लास को भी रेगुलर देखना है। ठीक है, क्योंकि टारगेट अलग है, उससे संबंधित फैक्ट अलग हैं, उससे संबंधित कक्षाएं अलग हैं, और ये जो आपका प्रतिदिन का सेशन है ये आपका अलग है, इससे मिलान नहीं करना है एक दूसरे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है बताइएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, कहां से प्राप्त होता है? जीवाणु से प्राप्त होता है, विषाणु से, या लाइकेन से? इन तीनों में से बताइएगा। जीवाणु से प्राप्त होता है, विषाणु से प्राप्त होता है, या लाइकेन से? किसकी बात हो रही है? लिटमस अम्ल क्षार सूचक की बात हो रही है। याद रखिएगा, लिटमस अम्ल
क्षार सूचक की यदि हम बात करते हैं तो लिटमस अम्ल जो क्षार सूचक है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से ये प्राप्त होता है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? आप बताइएगा। लाइकेन्स, गुलाब का पौधा, मेथिल मर्क्यूरी या सूरजमुखी का पुष्प। क्या बोला जा रहा है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? बताइएगा। जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है लाइकेन्स। याद रखना है लाइकेन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? बताइएगा। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो कॉमन सा प्रश्न है, सबको पता होगा। आयोडीन किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? चार विकल्प हैं। इन चार विकल्पों में यदि हम बात करें तो स्पाइरो गायरा, उडोगोनियम, लेमिनेरिया या ग्रेसिलेरिया, इनमें से किससे प्राप्त होता है आयोडीन? आपको बताना है। फास्ट जवाब। आयोडीन किससे प्राप्त करते हैं हम? आयोडीन को किससे प्राप्त करते हैं हम? बताएं। याद रखिएगा आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। देखो प्रश्न देखो और क्विक रिस्पॉन्स करो, यही सेशन का उद्देश्य है। ठीक है, सवाल विज्ञान किसका अध्ययन कराता है? नाम से ही स्पष्ट है, परेशान होने की इसमें तो जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। सवाल विज्ञान की बात हो रही है, अगर सवाल विज्ञान की बात होगी तो उसमें किसका अध्ययन होगा? सवालों का अध्ययन होगा। ठीक है, तो बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इनमें से कौन सा है जो स्वपोषित है आपको बताना है। तितली, शैवाल, टिड्डा या मशरूम। स्वपोषित कौन सा है? इनमें से स्वपोषित कौन सा है आपको बताना है। 64 में स्वपोषित कौन सा है? चलिए बताइएगा। 64 में स्वपोषित कौन सा है? तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा। स्वपोषित की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 64, स्वपोषित कौन सा है? देखो स्वपोषित की बात हो रही है तो याद रखना है इनमें से स्वपोषित यदि कोई है तो वो है शैवाल। शैवाल जो है ये स्वपोषित है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? बताएं। इनमें से कौन सा है जिसको पौंड सिल्क कहा जाता है? चार विकल्प हैं। राइजोपस, ईस्ट, यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा। इनमें से कौन सा है जिसको पौंड सिल्क का नाम दिया जाता है, इस नाम से जाना जाता है इन चारों में से? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स करिएगा इसका। इनमें से कौन सा है इन चारों में से? तो याद रखिएगा इन चारों में से स्पाइरोगाइरा को बोलते हैं पौंड सिल्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवाल के फलने के क्या कारण होते हैं? शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? बताइएगा। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? चलिए, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, जैव आवर्धन या सुपोषण। बताइएगा इनमें से शैवाल के फलने का क्या कारण होता है। प्रश्न संख्या 66 हम देख रहे हैं। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? देखो शैवाल के फलने के कारणों की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा सुपोषण जो है, सी विकल्प में दिया है, सुपोषण शैवाल के फलने का कारण होता है। सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 67, निम्न में से किस में प्रमुख चरण युग्मोद्भिद हैं? निम्नलिखित में से किस में प्रमुख चरण युग्मोद्भिद हैं आपको बताना है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से किस में प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्श या एंजियोस्पर्श। बताइएगा। देखो इसका सही उत्तर है बायो
ब्रायोफाइटा। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 68 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, चलिए बताइएगा। 68 का जवाब दीजिएगा फास्ट और क्विक। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा माइकोराइजा। डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। संसार में सबसे तेज, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। फास्ट जवाब दीजिएगा, बहुत ही आसान सा है और अक्सर आप देखते होंगे इसको। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, बांस, मनी प्लांट, चावल या टीक, इनमें कौन सा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। देखो सबसे तेजी से यदि हम बात करें तो बांस का जो पौधा होता है ये सबसे तेजी से बढ़ता है, तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। एजोला का प्रयोग कहां किया जाता है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से फास्ट जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 70, इसका जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए देखो यहाँ पे बात हो रही है एजोला एवं एनाबीना की। आपको बता दें ये जैव उर्वरक के रूप में चावल के संदर्भ में, चावल की फसल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 71, किसके बीज से प्राप्त होता है, पाइन के, साइकन के, पॉम के या देवदार के। किसकी बात हो रही है, चिलगोजा की बात हो रही है। किसके बीज से, किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, याद रखिएगा यह पाइन के, पाइन जो पौधा है उसके बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, चले इसको बताइएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। यूकेलिप्टस, देवदार, प्रडांग या सिकोइया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो याद रखना है आप में से हो सकता है ज्यादातर लोग यूकेलिप्टस से संबंधित हों, लेकिन यूकेलिप्टस इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही उत्तर है सिकोइया। सिकोइया जो पौधा है ये सबसे लंबा पौधा है। ठीक है, इसको बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। अब इतना आसान सा प्रश्न लास्ट सभी कक्षाओं में हमने इसको देखा है। लास्ट जो भी हमारी कक्षाएं हुई हैं 2 से 3 सामान्य विज्ञान की, उसमें हमने इसके बारे में देखा था। बताइएगा जैव उर्वरक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है इनमें से। आप जानते हैं जब जैव उर्वरक की बात होती है तो एजोला भी प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम भी प्रयोग किया जाता है और नील हरित शैवाल भी प्रयोग किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा सही है, तो यहाँ पे डी विकल्प पहली बात तो होगा नहीं। ठीक है, ये विकल्प ही नहीं दिया रहेगा क्योंकि डी और ई विकल्प दोनों साथ नहीं हो सकते, तो ई विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है। मतलब राइजोबियम, एजोला हो गया और नील हरित शैवाल तीनों जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एजोला तो आप रट जाइएगा। ठीक है, इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। इनमें से कौन सी बात है जो अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सी बात अनावृत बीजी के लिए सत्य नहीं है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सी बात अनावृत बीजी के लिए सच नहीं है। फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सी बात सच नहीं है। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं। प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, बीजाणु हेरेटो स्पेरोस होते हैं या फूल अनुपस्थित होते हैं। आपको बता दें
संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? इनमें से किसमें सिर्फ सहचर कोशिकाएं आपको देखने, किसी एक में ही सिर्फ सहचर कोशिकाएं हैं, वो कौन सा है? किसमें आपको सहचर कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, बताएं। सहचर कोशिकाएं इनमें से किसमें आपको देखने को मिलती हैं? इन चार विकल्पों में से किसमें आपको सहचर कोशिकाएं देखने को मिलती हैं? बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से किसमें आपको देखने को मिलती हैं? देखो यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, इसी में आपको देखने को मिलती हैं। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं, इनमें से कौन सा कुल है जो दालों से संबंधित है? बताइएगा, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं, कौन सा कुल है जहां से दालें प्राप्त होती हैं, आपको बताना है। लिलिएसी, लेग्यूमिनोसी, कवक या साइकैडेसी? बताइएगा, दालों का जो कुल है वो क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। दालों का कुल क्या है? याद रखिएगा, दालों के कुल की बात किया जाए तो याद रखिएगा लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी जो है ये दालों का कुल है, ये आप फैक्ट है, रट जाइएगा। दालों का कुल क्या है? दालों का कुल है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेन ट्यूबरोसम है? क्या बोला जा रहा है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेन ट्यूबरोसम है, आपको बताना है। सोलेन ट्यूबरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, बताइएगा। यहां पे सोलेनम होना चाहिए, सोलेनम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम। बताइएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? फास्ट जवाब दीजिएगा। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? देखो अच्छा है, याद रखिएगा, अभी तक नहीं पता था, यह आलू का वैज्ञानिक नाम है। ए विकल्प याद रखिएगा। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। यह आलू का वैज्ञानिक नाम है, रट जाना है आपको, कभी भी गलती नहीं करना है आगे से। आगे बढ़ते हैं। मेंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये तो सब जानते होंगे। मेंगीफेरा इंडिका, बताइएगा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? प्रश्न संख्या 78, मेंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? यदि आपको ये भी नहीं पता है तब तो फिर चिंता का विषय है, फिर आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी जीव विज्ञान में। देखो मेंगीफेरा इंडिका की बात करें, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंगीफेरा इंडिका। और आपने आलू का भी वैज्ञानिक नाम अभी देखा है। आगे बढ़ते हैं। डेलोनिक्स रजिया रफिन, डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है, आपको बताना है। बताइएगा, डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? अच्छा प्रश्न है। बरगद, इमली, चीकू या गुलमोहर किसका वैज्ञानिक नाम है डेलोनिक्स रजिया रफिन? देखो डेलोनिक्स रजिया रफिन की यदि हम बात करें, फास्ट जवाब दीजिएगा। ठीक है, और सही जवाब आना चाहिए। देखो वैज्ञानिक नाम से जुड़े हुए प्रश्न बनते ही हैं आपकी परीक्षा में, सबको पता है, तो इसका अच्छे से जवाब देना है। यहाँ पे बता दें, डेलोनिक्स रजिया रफिन की बात करते हैं, ये गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। बी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलिए। और आज आपको कम से कम इस प्रकार का जो सेशन चल रहा है, इससे इतना तो पता चल जा रहा होगा ना कि आपकी तैयारी जीव विज्ञान की कितनी है। और यदि आपको आईना यहां से दिख रहा है ना, तो आपको उस संदर्भ में काम करने की भी जरूरत है। इसको बताइएगा। प्रश्न संख्या 80, आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फास्ट जवाब दीजिए। 4 विकल्प है ना, गुलाब का पौधा, सेब का पेड़, आम या नीम। नाम थोड़ा सा बड़ा है, आजादी राचता इंडिका।
यदि हम बात करें आजादी राष्ट्र इंडिया इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखना है नीम का पौधा, ये जो औषधीय पौधा नीम है ना, इसी का वैज्ञानिक नाम है आजादी राष्ट्र इंडिया इंडिका। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। तो 3 से 4 अभी वैज्ञानिक नाम आपने देख लिए हैं, ठीक है। अभी आगे भी देखना है। अगला है आर्टोकार्पस इंटिका इंट्रीगा किसका वैज्ञानिक नाम है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। और वैज्ञानिक नाम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें से जो कुछ प्रमुख हैं उनका नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बताइएगा आर्टोकार्पस इंट्रिका ये किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइएगा। आर्टोकार्पस इंट्रिगा ये किसका वैज्ञानिक नाम है। अमरूद, सिल्वर ओक, कटहल या अनानास। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें जो कटहल है इसका वैज्ञानिक नाम है आर्टोकार्पस इंट्रिगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टोकार्पस इंट्रिगा ये कटहल का वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वो मूल अलावा किस अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लीजिएगा। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वो मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, वो कौन सी हैं बताना है। चलिए, यहाँ पे एक जड़ की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वह कौन सी जड़ है जो मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। वो कौन सी जड़ है जो मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। मुख्य जड़, रेशेदार जड़ें, लट्ठा जड़ें या आकस्मिक जड़ें, इनमें से कौन सी जड़ है बताएं। फास्ट जवाब देना है, फास्ट जवाब देना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। इनमें से कौन सी जड़ें हैं जो मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। मुख्य जड़, आकस्मिक जड़ें, रेशेदार जड़ें या लट्ठा जड़ें। आपको बता दें इसका सही उत्तर है आकस्मिक जड़ें। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है। पादपों का मुख्य अवशोषक अंग कौन सा है बताइएगा। पादपों का मुख्य अवशोषक अंग कौन सा है बताना है। पादपों का मुख्य अवशोषक अंग कौन सा है। पादपों का मुख्य अवशोषक अंग कौन सा है आपको बताना है। केवल जड़, केवल पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, जड़ पत्ती और बल्कल। क्या बोला जा रहा है, पादपों का मुख्य अवशोषक अंग कौन सा है। तो पादपों के मुख्य अवशोषक अंग की बात करें तो जो जड़ है वो पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है। ठीक है, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मूली किसका एक उदाहरण है बताइएगा। मूली किसका एक उदाहरण है। फास्ट जवाब। मूली किसका एक उदाहरण है आपको बताना है। जड़ का उदाहरण है, फल का उदाहरण है, कंद का उदाहरण है या गट्ठा का उदाहरण है। यहाँ पे मूली की बात हो रही है तो मूली जड़ का एक उदाहरण है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। इनमें से कौन सा है जो तने का रूपांतरण नहीं है। विकल्पों में यदि हम बात करें तो आलू का कंद हो गया, अरबी का घन कंद हो गया, शकरकंद का कंद हो गया या प्याज का बल्ब हो गया। इसमें से बताइएगा कौन तने का रूपांतरण नहीं है। निम्न में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है आपको बताना है। चले फास्ट जवाब। देखो, इसमें यदि मैं बात करूं तो जो शकरकंद का कंद है ये जो है तने का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद का कंद तने का रूपांतरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आलू क्या है चले बताइएगा। कॉमन सा प्रश्न है और आलू का वैज्ञानिक नाम भी अभी आपने देखा है, तो बताइएगा आलू है क्या। आलू क्या है आपको बताना है। जड़ है, डंठल है, ये डंठल है, कली है या फल है, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। आलू क्या है यह आपको बताना है। चलो ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप शेयर करोगे कि आलू क्या है। ये आज का आपका होमवर्क है। जड़ है या डंठल है, फल है या कली है, ये आपको बताना है।
इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? इनमें से रूपांतरित तना कौन सा है? इन विकल्पों में रूपांतरित तना कौन सा है? फास्ट जवाब, इन विकल्पों में रूपांतरित तना कौन सा है? रूपांतरित तना की बात हो रही है। चार विकल्प आपके पास हैं, गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू। बताइएगा। रूपांतरित तना पूछा जा रहा है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, सही जवाब दीजिएगा। देखो, रूपांतरित तना की यदि बात करें तो रूपांतरित तना आलू है, डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। इसको बताइएगा। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है, जो भूमिगत जड़ है, जो भूमि से ऊपर तना है, जो भूमि के ऊपर की ओर जड़ है। बताइएगा, इसका जवाब दीजिए। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो, आगे बताइएगा। 88 का जवाब दीजिए। फास्ट जवाब, ये क्या है? याद रखिएगा, अदरक की बात हो रही है ना, अदरक एक भूमिगत तना है, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकंद एक उदाहरण है किसका? इनमें से शकरकंद प्रकंद एक उदाहरण किसका है, या गाजर प्रकंद एक उदाहरण किसका है? कौन सा इसमें होगा? बताइएगा, कौन सा इसमें से है जो प्रकंद का उदाहरण है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, गाजर, लहसुन, अदरक या शकरकंद। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा है जो प्रकंद का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, अदरक जो है ये प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी जो होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? चले, चार विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, आपको बताना है। देखो, हल्दी की यदि हम बात करते हैं ना, तो हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? बताइएगा, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? जवाब दीजिएगा। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद, सुखाया हुआ मूल, बीज या सुखाया हुआ फल से? देखो, हल्दी की जब बात करते हो तो हल्दी सुखाया हुआ प्रकंद जो है, इसी से हल्दी पाउडर बनता है, तो ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है, आपको बताना है। 92 का जवाब दीजिएगा। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, शकरकंद, प्याज, हल्दी, टमाटर। इनमें से सही कौन सा होगा, आपको बताना है। इन चारों में से सही कौन सा होगा, आपको बताना है। शकरकंद, प्याज, हल्दी, टमाटर। बताइएगा, इनमें से सही कौन सा होगा? आपको बता दें, इसका सही उत्तर है हल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? फास्ट जवाब, काली मिर्च का पौधा क्या है? बताइएगा, काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल या लता? बताइएगा, काली मिर्च का जो पौधा है वो है क्या? देखो, काली मिर्च के पौधे की जब बात करते हैं, वो बेल या लता की श्रेणी में आता है, सी विकल्प आपका सही उत्तर हो। आगे बढ़ते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? मांसल, पर्ण, जड़, तना या पुष्प? देखो, ये डेली यूजेस की चीजें हैं, इसके बारे में तो कम से कम याद रखना है हमें। तो प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, आपको बताना है। जड़, तना, पुष्प या मांसल, पर्ण? देखो, प्याज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इनका जो मांसल पर्ण होता है, यही खाद्य भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचलित होता है, बताएं। प्याज में खाद्य पदार्थ, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप से, याद रखिएगा, संचयित होता है?
किस रूप से संचयित होता है आपको बताना है। संचयित किस रूप में संचयित होता है, सेलुलेस के रूप में, स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, शर्करा के रूप में, बताइएगा। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचलित होता है, सॉरी संचयित होता है। देखो फास्ट जवाब इसका भी देना है। प्याज में यदि हम बात करें किस रूप में संचयित होता है, 95 की यहाँ पे बात हो रही है। याद रखना है इसका सही उत्तर है ए विकल्प, सेलुलोस के रूप में। ठीक है, सेलुलोस के रूप में जो खाद्य पदार्थ है वो संचयित होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। चलिए बताए, हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है। फास्ट जवाब, हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है। आहार का निर्माण, जल का वाष्पन, गैसों का विनिमय या खाद्य और जल का चालन। कौन सा हरे पत्तों का कार्य नहीं है प्राथमिक कार्य। आप जानते हैं हरे पत्ते जो होते हैं वो आहार का निर्माण करते हैं, जल का वाष्पन भी करते हैं, गैसों का विनिमय भी करते हैं, लेकिन खाद्य और जल का चालन पत्ते नहीं करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पत्ते सिर्फ भोजन तो बना देते हैं, ठीक है, आहार का निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन उनको अन्य भागों में वृक्ष के नहीं भेजते हैं, तो चालन नहीं करते हैं। ये डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइए, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। एक वास्तविक फल इनमें से किससे निर्दिष्ट होता है। जैसे पूछा जाता है ना कई बार विकल्पों में, इनमें से कौन सा एक वास्तविक फल है, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल है, तो आपको बताना है। जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है, जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल के रूप में विकसित होता है, जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्य दलपुंज से होती है, या जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर है कि भाई वास्तविक फल की परिभाषा क्या है, वास्तविक फल इनमें से किससे निर्दिष्ट होता है। तो याद रखिएगा जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, यही विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो जब कभी वास्तविक फल की बात की जाए कि इनमें से कौन सा वास्तविक फल है, तो आपको इस विकल्प को कंसीडर करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, बताइएगा। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। चार विकल्प हैं, फाइलोटैक्सी, बर्नेशन, फाइलोटैक्सी दो जगह दिया है, या बेनेशन, बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, क्या कहा जाता है। याद रखिएगा। चले, दो होता है, एक होता है फाइलोटैक्सी, एक होता है फाइटोटैक्सी, दोनों याद रखना है। ठीक है, यहां पे इस संदर्भ में कौन सा सही है, फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी को क्या बोलते हैं, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी और फाइटोटैक्सी दोनों याद रखना है कि भैया फाइटोटैक्सी नहीं है, ये फाइलोटैक्सी है, जिसमें एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को आप नाम देते हो। आगे बढ़ते हैं। घटपर्णी में के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, बताइए। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है आपको बताना है। चलिए, प्रश्न संख्या 99 बताएं। बोला जा रहा है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो घट में स्तंभ, अनुपर्ण, पर्णवृंत या पत्ता। तो पत्ता जो है ये घट में रूपांतरित होता है। बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा, बताइएगा। पादप ऊपर चढ़ते हैं, फास्ट जवाब दीजिएगा। पादप ऊपर चढ़ते हैं, इनमें से कौन से विकल्प, स्त्री केसर, जड़ों के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, या प्रतान के द्वारा, बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, किसके द्वारा पादप ऊपर चढ़ते हैं, बताना है ये आपको। यहाँ पे
एरर है, इसको सही कर लेना। पादप की बात हो रही, मैं बार बार कह रहा हूँ। पादप ऊपर कैसे चढ़ते हैं, तो याद रखना है पादप ऊपर प्रतान के द्वारा चढ़ते हैं। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। प्रतान के द्वारा जो पादप हैं वो ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अभी तक जो हमने प्रश्न देखे हैं 100 प्रश्न हमारे पूरे हुए 2 दिन मिला के, ठीक है। चलिए 50-50 प्रश्न भी यदि हम करते हैं 40 मिनट में तब बेहतर है, कम से कम हम चीजों को रिवाइज तो कर रहे हैं और आपको भी समय मिलेगा कि आप अपना मूल्यांकन कर सको। तो यही लक्ष्य रहेगा, कम से कम 50 प्रश्न हम 40 मिनट की सीरीज में देखें। ये चलता रहेगा और ये कब से कब तक है, ये याद रखना है 27 तारीख से लेकर आपका 5 जनवरी तक का है। और इसके बाद आपको पता है कि नए सिरे से चीजों की शुरुआत होगी। और आपको टारगेट दिए गए हैं ना, टारगेट वीक जो दिया गया उसको कंप्लीट करिएगा। जितना भी टारगेट दिया गया है उसको 100% कंप्लीट करना है, क्योंकि जो अगला टेस्ट होगा आपका जनवरी माह का जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी है और यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो टारगेट दिए गए हैं आपको, उन्हीं टारगेट से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ईमानदारी के साथ इसको आपको करना है, ठीक है। टारगेट आपको शेयर कर दिया गया है और 1 तारीख से यही टारगेट आपको फॉलो करना है। लेकिन 1 तारीख का जो टेस्ट होगा उसमें प्रश्न दूसरे हैं जो पहले आपने पढ़े हैं, लेकिन एक के बाद जो टेस्ट होगा उसमें जो टारगेट वीक दिया जा रहा है 1 तारीख से, उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। टारगेट इसीलिए पहले आपको दे दिया मैंने कि आप उस आधार पे अपना एक रूटीन बना लो, उस आधार पे जो आपका समय सारणी है ना उसको फिट कर लो कि इतना समय हमें इस टारगेट के लिए देना है। बाकी यदि हमारे पास समय है तो अतिरिक्त हम जो स्वयं से पढ़ना चाहें वो हम पढ़ सकते हैं। स्वविवेक से जो चीजें देखनी चाहें, जो टॉपिक करना चाहें वो हम कर सकते हैं, लेकिन टारगेट को जरूर करना है, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियर सेशन है, जैसे कि आपका रात्रि 11 बजे की क्लास होती है, तो जो भी कमेंट आए हैं जो आवश्यक होंगे उसका जवाब मैं बाद में दे दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। और कल यही प्रयास करना है कि आज यदि आपके 10 प्रश्न सही हैं, 15 सही हैं, तो कल प्रयास होना चाहिए कि कम से कम उस रेशियो को 50% तक लेके जाओ। और बार बार मैं कह रहा हूँ लाइव सेशन में उन्हीं प्रश्नों का आपको जवाब देना है जो आपको 100% आते हो। नहीं आते हैं तो अभी छोड़ना है। अभी ये कला पहले सीखनी है कि कौन से हमें करने हैं कौन से नहीं करने हैं। तो अभी ये आप सीखने के क्रम में हो। अभी आप सिर्फ इतना करो कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसका जवाब दो, जो नहीं आ रहे उस पर शांति मौन बनाकर बैठे रहो। लेकिन हाँ, वो किस टॉपिक से है उसको अवश्य स्कैन करो कि किस टॉपिक से है, उसको आप नोट करो, क्योंकि वो टॉपिक आपको करना है, वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है, देखना है फिर से, ठीक है। और बाकी साइंस को लेके 4 से 5 टॉपिक हैं जिसको लेकर थ्योरी की क्लास में आऊंगा, तो वहां पे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 4 से 5 टॉपिक ऐसे निकल कर आएंगे जिनको लेकर थ्योरी की क्लास आपको देखने को मिलेगी। जहां से प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं तो उसको थ्योरी के रूप में भी मैं लेके आऊंगा। बाकी ये जो हमारा सेशन है इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।